नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं संसद टीवी। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। लेकिन आज की खबर में सबसे पहले बात हेडलाइंस की। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान संपन्न। 81% से ज्यादा वोटिंग। 259 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। मेघालय और नागालैंड में चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। आदि महोत्सव देश की जनजातीय संस्कृति की शानदार प्रस्तुति। दिल्ली में उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, पूर्वोत्तर के उत्पादों का विदेशों में बढ़ा निर्यात। राजस्थान में जल जन अभियान का प्रधानमंत्री ने किया वर्चुअल शुभारंभ। कहा, जल रहेगा तभी आने वाला कल रहेगा। गोरखपुर में सांसद खेल महाकुंभ में प्रधानमंत्री ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। भारत फिजी के बीच अहम करार। राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। विदेश मंत्री ने कहा, राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में फिजी का सहयोगी बनना भारत का सौभाग्य। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती का संशोधित नोटिफिकेशन जारी। 3 चरणों में होगी प्रक्रिया। 16 फरवरी से 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 17 से 30 अप्रैल तक। और आइए खबरें विस्तार से। त्रिपुरा में विधानसभा की 60 सीटों पर मतदान का जो काम है वो आज संपन्न हुआ। राज्य में 81% से ज्यादा मतदान की खबर है और इसके साथ ही 259 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। त्रिपुरा में मतदान को लेकर युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्गों में खासा उत्साह दिखाई दिया। सुबह से ही लोगों की भीड़ मतदान के केंद्र के बाहर जुट गई थी। ज्यादातर मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। कड़ी सुरक्षा के बीच 3,337 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बोरडोवली विधानसभा क्षेत्र के महारानी तुलसीबती गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बूथ नंबर 16 में मतदान किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने गोमती के उदयपुर हाई स्कूल में वोट डाला। त्रिपुरा विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने अगरतला में अपना वोट डाला। त्रिपुरा में मतदान संपन्न हो चुका है। वोटिंग के दौरान मतदाताओं के मन की बात जानने की कोशिश की संसद टीवी संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। सीधे बात करते हैं त्रिपुरा के इन स्थानीय निवासियों से और जानते हैं कि इनके मन में आखिर क्या चल रहा है और किसको लेकर ये यहाँ पर मतदान सेंटर पर आए हैं। ये जानना चाहता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, किस तरह की सरकार आपको चाहिए। हम चाहते हैं शांति से रहे सब, हम सब ये त्रिपुरा राज्य में शांति से बसवास करने के लिए ये मेरा वोट जाए। शांति और सद्भाव की बात कर रहे हैं। किस तरह की आपको सरकार चाहिए? जो हम लोगों को अच्छी तरह से रहने खाने की सुविधा है और रहने को जैसे कोई प्रॉब्लम ना हो। जो हमारे यहाँ गरीब लोग हैं उनको रोजी रोटी में कोई तकलीफ ना हो, ऐसा हमको जो सरकार हमको ये सुविधा दे वही हमारे लिए अच्छे होगा। जो सरकार सुविधा दे वो सरकार इनको चाहिए। आप यूथ हैं, आप युवा हैं, आप पहली बार वोट कर रही हैं, इससे पहले कर चुकी हैं? इससे पहले कर चुकी। यूथ के वो कौन से मुद्दे रहेंगे जिसके आधार पे आप वोट करने आई हैं या अपनी सरकार को चुनने आई हैं? एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन, दैट्स माय मेन थिंग। जो नई सरकार चुनने आए हैं उससे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ जो जिस तरह का डेवलपमेंट अभी हो रहा है उसका ही वो चलता रहे और डेवलपमेंट चाहिए, हो भी रहा है। स्वच्छता एक नियोग में यानी कि जो नौकरियां मिल रही है उसमें काफ़ी सारी स्वच्छता भी आ गया है। हम चाहते हैं वो बरकरार रहे और डेवलपमेंट बरकरार रहे।
40 लाख की आबादी इस त्रिपुरा में रहती है और जो वर्तमान में मतदान में 28 लाख से ज़्यादा लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार जो यहाँ की जनता है वो अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए लोगों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर रही है। कैमरामैन रतुल के साथ अमरेंद्र गुप्ता, सनसेट टीवी। अमरेंद्र गुप्ता सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ त्रिपुरा से। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अमरेंद्र, जो चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव संपन्न हो चुका है, 81% से ज्यादा, एक बहुत ही अच्छा मत प्रतिशत है, ये वोटिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है, लोग अपनी सरकार को लेकर बहुत संजीदा हैं। आपने पूरा ये जो है चुनाव कवर किया है, मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ खास रहा इस पूरी मतदान प्रक्रिया में और लोगों का रुझान किस तरफ? जी अमृता, मैं उस जानकारी को दूं उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूं कि इस वक्त हम राजधानी अगरतला के जिस स्कूल में खड़े हैं, दरअसल ये स्ट्रॉन्ग सेंटर है। ये स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया गया है ओपन में, जहां पर डीएम का ऑफिस है और भी जो एसएसपी और आसपास जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका ये ऑफिस है। दरअसल ये स्ट्रॉन्ग रूम में 60 विधानसभाओं जो केंद्र हैं उनके लिए रिसीविंग सेंटर बनाया गया है। लगातार जो शहर और उसके आसपास के जो मतदान केंद्र थे, वहां जहां मतदान जब खत्म हुआ उसके बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में इसी मतदान के रिसीविंग सेंटर पर लाया जा रहा है और जो 31,000 जो पोलिंग स्टाफ था, जिसमें कि आधा जो कुछ रिजर्व में रखा हुआ था, जो बी टीम जिसे कह सकते हैं पोलिंग स्टाफ का, वो ऑलरेडी यहां 4 बजे से पहले से मौजूद था और लगातार जो है ईवीएम और जो वीवीपैट हैं वो लगातार भारी सुरक्षा के साथ आ रहे हैं और हर विधानसभा के जो अधिकारी और पोलिंग अधिकारी बनाए गए उनको रिसीव कर रहे हैं और उसके बाद इनको पैक करके स्ट्रांग रूम में लेके जाया जाएगा और 2 तारीख को फिर इसमें जो काउंटिंग होगी तब खोला जाएगा। ये तो एक जानकारी थी। दूसरी मैं आपको बता दूं कि जो मतदान का प्रतिशत है, भले ही 81% इस बार मतदान रिकॉर्ड हुआ हो, लेकिन त्रिपुरा में लगातार 1967 से जब से चुनाव चल रहे हैं मतदान का प्रतिशत जो है फीसदी जो है 89%, 90% तक रही है। और इस बार चुनाव आयोग लगातार ये दावा कर रहा था कि वो 92% मतदान को प्राप्त करेंगे। उसके लिए बाकायदा उन्होंने बहुत सारी तैयारियां की थी। सबसे अच्छी बात यह देखी गई इस बार मतदान में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। हालांकि कुछ इलाकों में छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं हुई हैं जिसमें चुनाव आयोग ने तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई की है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस को भी चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है क्योंकि उन्होंने आज अपने ट्विटर हैंडल से वोट की अपील की। तो इस तरह की कई घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं, बट कोई बड़ी घटना अभी तक नहीं देखी गई। सबसे अच्छी बात है कि इन 3,337 जो मतदान केंद्र पे थे उसमें से जो 95 मतदान केंद्र थे वहां पर सारी पोलिंग अधिकारी जो महिलाएं थी और उन्होंने काफी सपोर्ट किया। सुरक्षा की अगर इंतजाम करूं तो 3 लेयर में सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे, जिसमें अगर आप मतदान केंद्र में जो मतदान करने जा रहे हैं गेट के पास सिक्योरिटी था तो जो कुल मिला के जो चुनावी प्रक्रिया है बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न की गई और उसका रिजल्ट भी हमें दिखा कि लोगों में काफी उत्साह दिखा। जो मत प्रतिशत है वो भी बहुत अच्छा दर्ज किया गया। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो त्रिपुरा में तो जहां मतदान का काम पूरा हो गया, तो वहीं पड़ोसी राज्य नागालैंड और मेघालय में चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है और इसी क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के उत्तर तुरा में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि मेघालय में 50 साल से भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, लेकिन दुख की बात है कि मेघालय में ये नहीं पहुंचा। उन्होंने लोगों से राज्य में बीजेपी को एक मजबूत पार्टी बनाने का आह्वान किया। 50 साल हो गए, एक भी मेडिकल कॉलेज है क्या आपके यहां? जरा जोर से बोलिए, है? आसाम में जाकर आए, हर 5 नए मेडिकल कॉलेज हमने बना दिए हैं। 5 नए मेडिकल कॉलेज। आसाम के डेप्यूटी स्पीकर साहब हैं, उनको मालूम है 5 साल में 5 नए मेडिकल कॉलेज। मोदी सरकार ने 2 मेडिकल कॉलेज भेजे हैं मगर राज्य सरकार उसको बना नहीं पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज का हित उनके लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय है।
प्रधानमंत्री ने आदि महोत्सव को विविधता में एकता के भारतीय सामर्थ्य को नई ऊंचाई देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ये विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार वंचितों को वरीयता दे रही है और यही वजह है कि देश विकास के नए आयाम छू रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को लेकर आज देश जिस गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय के उत्पादों की मांग बढ़ रही है। भारत के पारंपरिक और खासकर जनजातीय समाज द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। आज पूर्वोत्तर के प्रोडक्ट्स विदेशों तक में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आज बैम्बू से बने उत्पादों की लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपको याद होगा, पहले की सरकार के समय बैम्बू को काटने और उसके इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध लगे हुए थे। हम बैम्बू को घास की कैटेगरी में ले आए और उस पर सारे जो प्रतिबंध लगे थे उसको हमने हटा दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री कई स्टॉल पर गए और उनके उत्पादों को भी देखा। महोत्सव में लगभग 1000 जनजातीय शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। आदि महोत्सव जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला का उत्सव मनाने वाला कार्यक्रम है। कार्यक्रम में देश भर के जनजातीय समुदायों की समृद्ध और विविधतापूर्ण धरोहर को प्रदर्शित किया गया है। इसके लिए आयोजन स्थल पर 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए। दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 16 से 27 फरवरी तक आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आजादी के अमृत काल में आज देश जल को कल के रूप में देख रहा है। 21वीं सदी में दुनिया समझ गई है कि जल सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रह्मा कुमारी की ओर से शुरू किए गए जल जन अभियान के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर सिक्योरिटी भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है और हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जल है तो कल है, जल रहेगा तभी आने वाला कल रहेगा। इसके लिए हमें मिलकर आज से ही प्रयास करने होंगे। जल संरक्षण के संकल्प को देश एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहा है। 21वीं सदी में दुनिया इस बात की गंभीरता को समझ रही है कि हमारी धरती के पास जल संसाधन कितने सीमित है। इतनी बड़ी आबादी के कारण वाटर सिक्योरिटी भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है, हम सबकी साझी जिम्मेवारी है। इसलिए आजादी के अमृत काल में आज देश, जैसा हम कहते हैं ना, जल है तो कल है, तो जल को कल के रूप में देख रहा है। जल रहेगा तभी आने वाला कल भी रहेगा और इसके लिए हमें मिलकर आज से ही प्रयास करने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए पूरी तरह तत्पर उनकी सरकार ने वर्ष 2014 के बाद से खेल मंत्रालय के बजट को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया है। सांसद खेल महाकुंभ के समापन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ग्रामीण अंचलों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें निखारने की जरूरत है। सरकार इस दिशा में अनेक प्रयास कर रही है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। लोकसभा स्तर पर इस तरह की प्रतियोगिताएं स्थानीय प्रतिभाओं को तो निखारती ही है, साथ ही पूरे क्षेत्र के खिलाड़ियों के मोरल को भी बूस्ट करती है। आप देखिए, इससे पहले जब गोरखपुर में
खेल महाकुंभ हुआ था तो उसमें करीब 18-20 हजार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस बार ये संख्या बढ़कर करीब 24-25 हजार हो गई है। इनमें से करीब 9,000 तो मेरी बेटियां हैं। आप में से हजारों की संख्या में ऐसे युवा हैं जो किसी छोटे गांव से आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2023 दिल्ली पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा, क्योंकि इस साल राष्ट्रीय राजधानी G20 शिखर सम्मेलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी करेगी। दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस परेड को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कोविड के दौरान दिल्ली पुलिस का मानवीय पक्ष सभी के सामने आया और सभी ने देखा जब कर्मियों ने बुजुर्गों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की मदद की। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम वाले तीनों कानूनों में परिवर्तन लाने जा रही है। आज दिल्ली पुलिस में मोबाइल फोरेंसिक वाहनों का शुभारंभ हुआ है। ट्रायल बेस पर इसका पहले काम देख चुके हैं। मित्रों, आने वाले दिनों में दिल्ली देश का ऐसा पुलिस बल, पहला पुलिस बल बनेगा जो 6 साल और 6 साल से ज्यादा सजा वाले हर केस के अंदर फोरेंसिक टीम के विजिट के साथ ही इसकी जांच होगी। हमारे देश के न्याय तंत्र को फोरेंसिक साइंस का एविडेंस का आधार देकर मजबूत करने की बहुत जरूरत है और इसलिए ये शुरुआत 1 साल पहले मैं दिल्ली पुलिस को कहा था। दिल्ली पुलिस ने इसकी शुरुआत भी कर दी और अब ये फोरेंसिक वाहन जोड़ने के साथ साथ इसकी 100% पूर्ति भी होने वाली है। और सेना ने जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर अन्य रैंक अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के लिए संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। संशोधित भर्ती प्रक्रिया के मुताबिक भर्ती से पहले कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन एग्जाम यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी कि CEE आयोजित किया जाएगा। ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर पंजीकरण के लिए अधिसूचना अपलोड कर दी गई है। आवेदनों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अब 16 फरवरी से 15 मार्च 2023 तक खुले हैं, जहां उम्मीदवार अपनी आयु, शैक्षिक योग्यता, शारीरिक मानदंड और योग्यता आवश्यकताओं के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा और दूसरे चरण में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को संबंधित सेना भर्ती कार्यालय द्वारा तय किए गए स्थान पर भर्ती रैली के लिए बुलाया जाएगा, जहां वे शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण और शारीरिक परीक्षण से गुजरेंगे। अंतिम चरण चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 17 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 के बीच पूरे देश में करीब 175 से 180 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराने की योजना है। और बीबीसी के दिल्ली स्थित कार्यालयों में आयकर विभाग का सर्वे ऑपरेशन आज लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान अधिकारियों ने कुछ चुनिंदा कर्मचारियों के वित्तीय डेटा एकत्र किए और समाचार संगठन के इलेक्ट्रॉनिक और कागजी आंकड़ों की प्रतियां बनाई। आयकर विभाग ने कथित कर अनियमितता की जांच के तहत बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में मंगलवार को सर्वे ऑपरेशन शुरू किया था। इसे चालू हुए 45 घंटे से अधिक हो चुके हैं। ये सर्वे अंतर्राष्ट्रीय कराधान और बीबीसी की सहायक कंपनियों के ट्रांसफर प्राइसिंग से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया जा रहा है। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अकल्पनीय रूप से जबरदस्त बदलाव लाएगा। दिल्ली में 25वें अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाले दिनों में औद्योगिक स्वचालन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे।
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को 18 फरवरी को देश में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से आए 5 मादा और 3 नर चीतों को पिछले साल 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा था, जिनका स्वास्थ्य ठीक है। पहले चरण में नामीबिया से चीते लेकर के आए थे। उनका 1 महीने का जो क्वारंटाइन का टाइम था वो पूरा हुआ और क्वारंटाइन उनका सक्सेसफुल रहा। फिर उनको 1 किलोमीटर के बाड़े में छोड़ा गया, जहाँ पर अपने वो नेचुरल तरीके से रहने लगे और उसके बाद उन बाड़ों को भी आपस में खोला गया। तो एक तरीके से हमारा जो पहली खेप थी चीतों की वो व्यवस्थित तरीके से एस्टेब्लिश हुई है। अभी एक उसका जो दूसरा चरण है 18 तारीख को साउथ अफ्रीका से हमारे 12 चीते आ रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से इलाहाबाद, मुंबई, मद्रास और दिल्ली के उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 20 अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की अनुशंसा की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्जेंटीना की वायुसेना के 2 टन श्रेणी वाले हेलीकॉप्टरों के लिए पुर्जों की आपूर्ति और इंजन की मरम्मत सेवाएं प्रदान करेगा। HAL ने सेवाओं के विस्तार के लिए दक्षिण अमेरिकी देश की वायुसेना के साथ एक समझौता किया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की साजिश नाकाम कर दी। सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने इस दौरान एक घुसपैठिए को मार गिराया। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यमन के हथियारबंद हूती विद्रोहियों पर लगे प्रतिबंध को बढ़ाने और हूती नेताओं और उनके शीर्ष अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने के साथ उनकी यात्रा पर 15 नवंबर तक प्रतिबंध लगाने के पक्ष में सर्वसम्मति से मतदान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में अपनी राष्ट्रीय आर्थिक टीम का पुनर्गठन किया। हालांकि उन्होंने टीम में भारतीय अमेरिकी भरत राममूर्ति को बनाए रखा है। महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान में सरकार ने पेट्रोल और गैस की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के भाव 22.20 रुपए बढ़कर 272 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। IMF को खुश कर कर्ज पाने के लिए ये कदम उठाया गया। यूक्रेन के साथ जारी जंग में रूस ने 36 क्रूज और अन्य मिसाइलों के साथ एक बार फिर ताबड़तोड़ हमला बोला। यूक्रेन के अधिकारियों ने इनसे 16 विमानों को मार गिराने का दावा किया है। और अब नजर राज्यवार सुर्खियों पर। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़े PLI योजना के तहत 26 कंपनियों के साथ समझौते किए गए। दिल्ली में ग्लोबल जिंक समिट 2023 में उन्होंने हितधारकों से भारत में निवेश के अवसरों का लाभ उठाने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश को समर्पित 24 घंटे प्रसारित होने वाले दूरदर्शन समाचार चैनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आज हुई कैबिनेट बैठक में बजट सत्र को लेकर फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि बजट सत्र 14 मार्च से 6 अप्रैल तक होगा। इस दौरान 18 बैठकें होंगी और इसी दौरान बजट पास होगा। और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक तेसिरिंग लेहामो ने राज्य विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष PD सोना ने विधानसभा परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में लेहामो को पद की शपथ दिलाई। दिल्ली नगर निगम ने निगम के बजट 2023-24 में करों की अनुसूची को पारित कर दिया है। इसे MCD की विशेष अधिकारी ने पारित किया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जबकि MCD के महापौर का चुनाव अब तक नहीं हो पाया।
भारत और फिजी ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि फिजी के राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में उनका साझेदार बनना भारत के लिए सौभाग्य की बात है। इस समझौते के अंतर्गत राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारक 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश, निकास और ठहरने में सक्षम होंगे। समझौता ज्ञापन फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी राबुका और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वीजा छूट समझौता दोनों देशों के बीच अधिक से अधिक यात्रा को बढ़ावा देगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और फिजी के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंध हैं और दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है। India and Fiji have close and long-standing ties, and I think a large part of that is really built on our people-to-people linkages. We have been privileged to partner Fiji in its nation-building efforts across various sectors, in working with it in capacity building, in areas like health, education, agriculture. We've done projects in the sugarcane industry. We have worked together in renewable energy, and I think today one part of our discussion looked at areas like IT, support for. और इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के राष्ट्रपति रातू विलिमे कटुनिवेदी ने मुख्य रूप से भारत की ओर से वित्त पोषित $13 लाख की सोलराइजेशन परियोजना का उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने फिजी के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास स्टेट हाउस में सोलराइजेशन ऑफ पैसिफिक हेड्स ऑफ स्टेट रेजिडेंसेस परियोजना का मिलकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सौर गठबंधन का संस्थापक सदस्य फिजी सतत विकास में एक मजबूत साझेदार है। $13 लाख से अधिक की लागत वाली 2 साल की इस परियोजना को मुख्य रूप से भारत संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष से ने वित्त पोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसकी तस्वीरों के साथ। आप रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।